तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2012 में आई फिल्म तलाश की, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 है। कहानी शुरू होती है एक शांत सड़क से जहां एक कार सीधी जा रही होती है, लेकिन अचानक बिना किसी साफ वजह के तेजी से मुड़ती है और समुद्र में जा गिरती है। आसपास मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि सड़क बिल्कुल खाली थी। अगले दिन केस की जांच के लिए इंस्पेक्टर सूरी और जूनियर ऑफिसर देवव्रत मौके पर पहुंचते हैं। चश्मदीद गवाह बताते हैं कि ड्राइवर ने गाड़ी ऐसे मोड़ी जैसे सामने कोई आ गया हो, जबकि वहां कोई नहीं था। क्रेन से कार निकाली जाती है और पता चलता है कि मरने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि फेमस सुपरस्टार अरमान कपूर है। हाई प्रोफाइल मौत होने की वजह से केस तुरंत सुर्खियों में आ जाता है। सूरी अरमान की पत्नी से मिलता है तो वो बताती है कि अरमान आमतौर पर खुद गाड़ी नहीं चलाता था, उसके साथ ड्राइवर और स्पॉट बॉय रहता था, लेकिन उस रात वो अकेला था और खुद ड्राइव कर रहा था। इसी बीच कहानी हमें रेड लाइट एरिया में ले जाती है, जहां तैमूर नाम का एक लंगड़ा आदमी शशि को खबर देता है कि अरमान मर चुका है। शशि के साथ मल्लिका नाम की लड़की रहती है, जिसे वो पहले उस धंधे से निकाल चुका है। अरमान की मौत की खबर सुनते ही शशि घबराने लगता है। हरे रंग के बैग से पैसे निकालता है, दूसरा बैग तैयार करता है और मल्लिका से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा है। उसने नया सिम मंगवाया था, पुराना सिम तोड़कर फेंक देता है, लेकिन तैमूर शक में आकर वो पुराना सिम चुपके से उठा लेता है। साफ है कि शशि और अरमान के बीच कोई कनेक्शन जरूर था। दूसरी तरफ सूरी की निजी जिंदगी भी टूटी हुई है। उसके 8-10 साल के बेटे करण की मौत के बाद से उसकी पत्नी रोशनी से दूरी आ गई है। दोनों साथ रहते हुए भी अलग हैं। एक दिन रोशनी के घर फनी नाम की औरत आती है, जो खुद को पड़ोसन बताती है, लेकिन उसकी बातें अजीब तरह से पूछताछ जैसी लगती हैं। सूरी अरमान के बचपन के दोस्त संजय और उसकी पत्नी से पूछता है कि क्या अरमान किसी तनाव में था, क्या ये सुसाइड हो सकता है और वो उस रात सड़क पर कर क्या रहा था। अरमान की पत्नी बताती है कि उसके अकाउंटेंट ने उसी रात उसे 20 लाख कैश दिए थे, लेकिन गाड़ी में कोई हरा बैग नहीं मिला। पूछताछ में पता चलता है कि पहले भी अरमान ने ऐसे कैश लिए थे। एक बार पैसे होटल लीडो भेजे गए थे। जहां एक्सीडेंट हुआ वो जगह उसी होटल से ज्यादा दूर नहीं थी। अकाउंटेंट बताता है कि पैसे रिसेप्शनिस्ट मॉर्गन को दिए गए थे, लेकिन मॉर्गन बहुत पहले नौकरी छोड़ चुका है। इधर शशि किसी अज्ञात व्यक्ति से 50 लाख की मांग करता दिखता है, जिससे साफ है कि मामला सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, ब्लैकमेल जैसा भी कुछ हो सकता है। इसी दौरान फनी फिर से सूरी और रोशनी के सामने आती है और करण का नाम लेकर कहती है कि वो उनसे बात करना चाहता है। यह सुनकर सूरी भड़क जाता है। उसे लगता है कि ये औरत पैसे कमाने के लिए भावनाओं से खेल रही है, लेकिन रोशनी के मन में शक बैठ जाता है कि उसे करण के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। अब सामने आता है फ्लैशबैक। परिवार पिकनिक पर गया था, झील किनारे आराम कर रहा था। करण और उसका दोस्त घूमने की इजाजत लेते हैं, लेकिन शरारत में नाव पर चढ़ जाते हैं। नाव पलट जाती है। सूरी पानी में कूदकर एक बच्चे को बचा लेता है, लेकिन करण को नहीं ढूंढ पाता। यही हादसा उसकी जिंदगी तोड़ देता है। वो खुद को बेटे की मौत का जिम्मेदार मानता है। उसका स्वभाव बदल जाता है और वैवाहिक रिश्ते में खामोशी बस जाती है। एक दिन सूरी अकेले कार रोककर रो रहा होता है, तभी रोजी नाम की लड़की उससे मिलती है, जो पैसों के बदले साथ देने का काम करती है। वो उसे होटल लीडो चलने का ऑफर देती है और बताती है कि वहां उसका जान पहचान है। होटल का नाम सुनते ही सूरी सतर्क हो जाता है, क्योंकि वो मॉर्गन को ढूंढ रहा है। रोजी बताती है कि मॉर्गन को एड्स हो गया था, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया और अब वो अपने गांव में पड़े पड़े मर रहा है। ये सुनते ही सूरी देवव्रत को उसके गांव भेजने का फैसला करता है, क्योंकि केस अब साफ तौर पर एक्सीडेंट से कहीं ज्यादा गहरा लगने लगा है। देवव्रत जब मॉर्गन के गांव जाकर जांच करता है तो रोजी की बताई हर बात सही निकलती है। मॉर्गन सच में एड्स से पीड़ित था और नौकरी से निकाले जाने के बाद गांव में पड़े पड़े मर रहा था। उसी के जरिए पुलिस को शशि के बारे में पुख्ता जानकारी मिलती है कि वो दलाली का काम करता था। सूरी सीधे शशि के घर पहुंचता है, लेकिन मल्लिका कहती है कि उसे नहीं पता वो कहाँ है। जब सूरी पूछता है कि क्या शशि कभी अरमान कपूर से मिला था, तो वो साफ इनकार कर देती है, जबकि सच ये था कि एक बार मुलाकात हो चुकी थी। इधर रोशनी सदमे से बाहर आने के लिए साइकियाट्रिस्ट की मदद ले रही थी, लेकिन सूरी किसी से भी अपनी बात शेयर नहीं करता था। बेटे करण की मौत ने उसे अंदर से बंद कर दिया था और रोशनी समझ नहीं पा रही थी कि ये खामोशी कब खत्म होगी। सूरी को पता चलता है कि तैमूर शशि का खास आदमी है। उसे उठाकर पूछताछ की जाती है, मगर कुछ हाथ नहीं लगता। तभी तैमूर को पता चलता है कि शशि ने अरमान से 20 लाख लिए थे। उसे शक होता है कि इतने पैसे क्यों मिले। उसने जो पुराना सिम चुराया था, उसे अपने फोन में डालकर पहला नंबर मिलाता है। उधर से आवाज आती है कि बाकी पैसे कल रात 8 बजे मेले में मिल जाएंगे। सामने वाला शशि समझकर बात कर रहा था। सूरी होटल लीडो पहुंचता है, जहां फिर रोजी मिलती है। वो बताती है कि शशि उसके जैसे कई लड़कियों का शोषण करता था और उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। उधर सूरी की नींद बार बार टूटती है। उसे करण की यादें सताती रहती हैं।
वो खुद को कोसता है कि अगर उस दिन बच्चों को रोका होता तो बेटा जिंदा होता। इसी बीच रोशनी को घर के दरवाजे पर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, मैं करण हूं, मुझे आपसे बात करनी है। रोशनी अब सच में मानने लगती है कि शायद आत्माओं से संपर्क हो सकता है। वो फनी के पास जाती है। फनी कथित तौर पर आत्मा बुलाने की प्रक्रिया करती है और रोशनी जो कुछ सुनती है उसे लिखती जाती है। करण की आत्मा कहती है कि वो उनके साथ है और चाहता है कि पापा भी उससे बात करें। इसी दौरान खबर मिलती है कि शशि मेले में मारा गया। किसने मारा ये साफ नहीं। उसके बैग से वही 20 लाख बरामद होते हैं जो अरमान से लिए गए थे। अब सवाल था कि पैसे किस लिए थे। इसी बीच तैमूर नया खेल खेलता है। वो सोचता था शशि को ब्लैकमेल करेगा, पर अब शशि मर चुका था। वो मल्लिका को फिर उसी अंधेरी दुनिया में धकेल देता है और शशि के घर पैसे ढूंढने जाता है, मगर पैसे पुलिस ले चुकी होती है। वहां उसे एक डीवीडी मिलती है। उसमें अरमान कपूर अपने 2 दोस्तों के साथ होटल लीडो से एक लड़की को लेकर निकलता दिखता है और वो लड़की रोजी थी। फ्लैशबैक में दिखता है कि रोजी गंभीर हालत में थी। घर पर उसका इलाज चल रहा था और तैमूर भी वहां मौजूद था। शशि उसे धमकाता है कि अगर किसी को कुछ बताया तो अंजाम बुरा होगा। अब तैमूर उसी आदमी से मिलता है जो मेले में पैसे देने वाला था। सामने आता है कि वो अरमान का बचपन का दोस्त संजय है। तैमूर उसे ब्लैकमेल करता है कि शशि का सिम और डीवीडी उसके पास है, अगर 50 लाख नहीं मिले तो सब पुलिस तक पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ रोशनी सूरी के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सूरी अपने ही अपराध बोध में डूबा था। वो रोजी से मिलने लगा था और उसके साथ अजीब सी कंफर्ट महसूस करता था। रोजी उसे एक सुनसान जगह ले जाती है और कहती है कि अगर वह कभी उसे ढूंढ न पाए तो यहीं मिलना। सूरी उससे पूछता है कि क्या वो अरमान से मिली थी। रोजी कहती है कि वो सीधे नहीं मिली, लेकिन 3 साल पहले जब अरमान इतना मशहूर नहीं था, वो अपने दोस्त निखिल और एक और आदमी के साथ आई थी। उसी दौरान उसकी एक दोस्त कुछ आदमियों के साथ गई और कभी वापस नहीं लौटी। किसी ने तलाश तक नहीं की। सूरी को पता चलता है कि निखिल अब जिंदा तो है, लेकिन लकवाग्रस्त है, बोलने की हालत में नहीं। उधर घर में सूरी को रोशनी की अलमारी से करण से जुड़ी कई चिट्ठियां मिलती हैं। वो समझ जाता है कि रोशनी फिर फनी के पास जा रही है। गुस्से में वो फनी के घर पहुंचता है और उसे झूठा ठहराता है। फनी शांत स्वर में कहती है कि दुनिया में सब कुछ तर्क से नहीं समझा जा सकता और दर्द में डूबे लोग उन शक्तियों को अपनी ओर खींचते हैं। सूरी रोशनी को वहां से खींचकर ले जाने लगता है और दोनों के बीच तीखी बहस होती है। सूरी उससे कहता है कि इतनी पढ़ी लिखी होकर भी वो इन बातों पर कैसे विश्वास कर सकती है, जबकि वो खुद अपने अंदर के दर्द से भाग रहा था। रोशनी सूरी से कहती है कि फनी ने उसे ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ करण जानता था और उससे उसे सुकून मिलता है। वो साफ कह देती है कि तुम रात रात भर घर से गायब रहते हो, मुझसे बात नहीं करते। मुझे पता है तुम सिर्फ काम पर नहीं जाते, किसी के पास जाते हो, लेकिन मैंने कभी सवाल नहीं किया क्योंकि शायद वहां तुम्हें थोड़ी शांति मिलती है। अगर तुम अपने दर्द से भागने का तरीका ढूंढ सकते हो तो मैं क्यों नहीं। रोशनी पहली बार खुलकर बोलती है और सूरी चुप रह जाता है। उसे इमोशनल सहारे की जरूरत थी, इसलिए वो सीधे रोजी के पास पहुंचता है। होटल लीडो के कमरे में वो पहली बार अपने परिवार और करण की मौत से जुड़ी फीलिंग्स खोलकर रख देता है। जब वो पूछता है कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकता है, तो रोजी कहती है कि अगर सच में मदद करनी है तो मल्लिका को उस दलदल से बाहर निकालो। अगली सुबह सूरी मल्लिका को उस जगह से निकाल लाता है। मल्लिका बताती है कि शशि ने उसे पैसे देकर उस धंधे से छुड़ाया था, लेकिन उसके मरते ही उसे फिर से जबरदस्ती उसी दुनिया में धकेला जा रहा है। जाते जाते वो सच उगल देती है कि शशि अरमान को जानता था और एक्सीडेंट वाली रात उससे मिला भी था। उधर तैमूर अपना खेल आगे बढ़ाता है। वो संजय को कॉल कर लोकल ट्रेन में पैसे लेकर मिलने को कहता है और धमकी देता है कि कोई चालाकी हुई तो डीवीडी पुलिस तक जाएगी। तैमूर की प्रेमिका निर्मला भी थी, जो उम्र ढलने के कारण अब उस काम में नहीं चल पा रही थी। तैमूर उसे अपने प्लान में शामिल करता है ताकि पैसे लेकर दोनों नई जिंदगी शुरू कर सकें। अगले दिन संजय उसे पैसों से भरा बैग दे देता है, लेकिन पीछे अपने आदमी लगा देता है। भागते भागते तैमूर बैग निर्मला को देकर अलग दिशा में निकल जाता है। संजय के लोग उसे पकड़ लेते हैं और गोलियां मार देते हैं। मरते समय तैमूर के सामने रोजी दिखाई देती है। वो उसे देख डर जाता है, जैसे कोई असंभव चीज देख ली हो। छत से गिरता है और आखिरी शब्द बोलता है, सिमरन। निर्मला ट्रेन में बैठी इंतजार करती रह जाती है। बैग उसके पास है, वो नई शुरुआत कर सकती है, लेकिन तैमूर अपनी जान गंवा चुका था। जांच में सूरी को पता चलता है कि तैमूर ने मरते समय सिमरन कहा था। उधर संजय के आदमी को पकड़ा जाता है और वो कबूल करता है कि तैमूर को मरवाने का ऑर्डर संजय ने दिया था। देवव्रत जानकारी देता है कि सिमरन नाम की लड़की 3 साल पहले गायब हुई थी और वेश्यावृत्ति करती थी। सूरी संजय को गिरफ्तार करता है। दबाव में संजय सच बोलता है। 3 साल पहले वो अरमान और निखिल पार्टी के लिए होटल लीडो गए थे और वहां से सिमरन को साथ लिया था। रास्ते में निखिल ने गाड़ी में ही उससे जबरदस्ती की कोशिश की। अचानक दरवाजा खुला और दोनों चलती कार से गिर पड़े।
सिमरन जख्मी थी, निखिल भी बुरी तरह घायल। अरमान उसे उठाने जा रहा था, लेकिन संजय ने रोका कि अगर उसे बचाया तो वे खुद फंस जाएंगे। वे निखिल को लेकर निकल गए और सिमरन को वहीं छोड़ दिया। बाद में शशि ने संपर्क कर सीसीटीवी फुटेज भेजी और बताया कि लड़की मर चुकी है और उसे दफना दिया गया है। डीवीडी की एक कॉपी संजय के पास थी। जब वो फुटेज सूरी देखता है तो सन्न रह जाता है, क्योंकि लड़की सिमरन नहीं बल्कि रोजी लगती है। वह कहता है कि ये वही लड़की है जिससे वह कई बार मिल चुका है। उसे शक होता है कि रोजी ने सबको फंसाया है और उसका असली नाम सिमरन है। सूरी संजय को साथ लेकर निकलता है। रास्ते में वो कहता है कि अगर पहली धमकी पर पुलिस को बता देते तो शायद इतने लोग नहीं मरते। तभी रियर व्यू मिरर में सूरी को रोजी पीछे की सीट पर बैठी दिखती है। पलटकर देखता है तो कोई नहीं। अचानक वो सड़क के बीच खड़ी नजर आती है। उसे बचाने के चक्कर में सूरी गाड़ी मोड़ देता है और कार समुद्र में गिर जाती है, ठीक वैसे ही जैसे अरमान की गिरी थी। गाड़ी डूब रही है, संजय मर चुका है, सूरी फंस जाता है। तभी सिमरन प्रकट होती है और दरवाजा खोल देती है। सूरी बाहर निकल आता है। यही सच सामने आता है। सिमरन 3 साल पहले ही मर चुकी थी। अरमान, संजय और निखिल ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। निखिल उस हादसे के बाद लकवाग्रस्त हुआ। अरमान और संजय उसी तरह मरे जैसे उस रात सिमरन गिरी थी। वो आत्मा बनकर भटकती रही, क्योंकि उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई, कोई गिनती नहीं हुई। वो समाज की नज़र में कोई नहीं थी, इसलिए न्याय भी नहीं मिला। उसने खुद न्याय लिया। जब सूरी ये कहानी अपने सीनियर को बताता है तो वे उसे मानसिक तनाव का शिकार समझते हैं। कहते हैं कि अगर ये बयान बाहर गया तो विभाग की बदनामी होगी, इसलिए आधिकारिक रिपोर्ट में वही लिखा जाएगा जो तर्क से साबित हो सके। सिमरन की सच्चाई सिर्फ सूरी जानता है, और शायद वही उसका असली प्रायश्चित भी था। सीनियर की बातों के बाद भी सूरी के अंदर एक यकीन बैठ चुका था कि सिमरन सच में थी। वो उसी सुनसान जगह पहुंचता है जहां रोजी उससे मिला करती थी। वहां कोई नहीं मिलता, लेकिन उसे याद आता है, ये मेरी जगह है, यहां कोई नहीं आता। उसके दिमाग में क्लिक होता है कि शशि ने कहा था सिमरन को कहीं दफना दिया गया था। शक उसी जगह पर जाता है। वो लोहे की सरिया लेकर मिट्टी खोदना शुरू करता है और कुछ देर बाद उसे हड्डियां मिलती हैं, पूरा कंकाल। मतलब सिमरन कोई कहानी नहीं थी, उसके साथ सच में गलत हुआ था। केस को दबा दिया गया, उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई। सूरी कंकाल निकालकर पूरे रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ये उसका निजी फैसला था, आधिकारिक नहीं। सब खत्म करके जब वो घर लौटता है तो सलमान के जरिए उसे एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है, डैड, श्री। अब उसे आत्माओं पर शक नहीं रहा, क्योंकि वो खुद इतने समय तक एक आत्मा से बात करता रहा था। वो चिट्ठी लेकर उसी झील किनारे जाता है जहां करण की मौत हुई थी और पढ़ना शुरू करता है। चिट्ठी में लिखा है, डैड, मैं आपको बहुत मिस करता हूं। उस दिन जो हुआ वो आपकी गलती नहीं थी, मेरी थी। खुद को दोष मत दीजिए। मेरी वजह से मम्मी से मत लड़िए। अगर आप दोनों खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा। ये पढ़कर सूरी टूट जाता है। पहली बार वो अपने अपराध बोध को छोड़ता है। उसे समझ आता है कि वो खुद को सजा देकर किसी को वापस नहीं ला सकता। तभी रोशनी वहां आ जाती है और उसे गले लगा लेती है। दोनों के बीच जो दूरी थी वो पिघलने लगती है। सूरी के मन से मैं जिम्मेदार हूं वाला बोझ हट चुका था। कहानी यहीं खत्म होती है।